नमल। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और जैसे रेत में दबा कोई गुम गश्ता संदूक ढूंढ रहा हो, सादी का नंबर तलाश किया। फ़ोन कान से लगाकर वो घंटी जाते सुनता रहा। जी हाशिम भाई। वो आज भी उसकी कॉल रिजेक्ट नहीं कर सकता था। हाशिम के लबों पे मुस्कुराहट दर आई। तुमने आने से इनकार कर दिया? वो दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। वो चंद लम्हे खामोश रहा। आज ऑफिस दोबारा स्टार्ट किया है तो आज आना मुश्किल होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ, वो नरमी से बोला। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं हाशिम भाई? क्योंकि मुझे लगता है तुम बदल गए हो। वक्त बदल गया है, वो मोहताज सा बोल रहा था। हाशिम ने 2 उंगलियों से आंखें मस लीं, नाक की हड्डी को चुटकी में लिया, फिर गहरी सांस ली। वक्त भी वही है, मैं भी वही हूँ, और तुम भी। शायद हमारे दरमियान कोई गलतफहमी आ गई है। मैं वो दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। उसे तो यकीन था। हाशिम खामोश हो गया। चंद लम्हे स्टडी की खामोशी इन दोनों के बोलने पे मजबूर करती रही, मगर दोनों चुप रहे। सादी, क्या हम वापस जा सकते हैं? अच्छे वक्तों में वापस, जब हमारे दरमियान ये ज़ुबानी बातें नहीं हुआ करती थीं। तुम रात के 1 बजे भी मेरी कॉल पे चले आते थे। जब तुम मुझे हाशिम भाई कहा करते थे तो दिल से कहते थे। क्या कोई रास्ता बचा है सादी? शायद नहीं। हाशिम ने मोबाइल बंद करके मेज़ पे डाल दिया। स्टडी के दरो दीवार फिर से बोलने लगे। उसकी समातों में अच्छे वक्तों की बात सुनाई देने लगी। बमुश्किल उन सब को जहन से झटकता हाशिम सीधा हुआ और किताब फिर से खोल ली। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में लैपटॉप के सामने सोच में गुम बैठा सादी अभी तक मोबाइल को तक रहा था। फिर वो भी हर चीज़ को जहन से झटकता सीधा हुआ और लैपटॉप करीब किया, गर्दन ऊंची करके आगे पीछे का जायज़ा भी लिया और फिर अपना प्रोग्राम देखा जो अभी तक चल रहा था। नाकामी दर नाकामी। उसे शदीद फ्रस्ट्रेशन हुई। मुस्तरब से अंदाज में चंद एक कीज़ दबाई। प्रोग्राम से एक साथ 2-3 काम करवाने की कोशिश की और स्क्रीन पे जलता बुझता निशान जगमगाने लगा। उसने दोबारा छेड़छाड़ की और प्रोग्राम करप्ट हो गया। पार्टी की सारी मेहनत ज़ाया चली गई। चाबी लॉक में टूट गई थी। सब बर्बाद हो गया था। फाइल्स डैमेज हो गई थी और अब कोई भी चीज़ उनको रिकवर नहीं कर सकती थी। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो वाकई कंप्यूटर के साथ अच्छा ना था और वो बगैर सबूत के किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। अब वो क्या करे? उसने सर उठाकर अपने ऑफिस को अजनबी नज़रों से फीकी पड़ती रंगत के साथ देखा। दोबारा हाशिम का कंप्यूटर? नामुमकिन। अब तो हाशिम उसको अपने करीब भी ना भटकने दे। और एक वक्त था जब उसने याद करने की कोशिश की। अच्छे वक्तों की सारी कहानियाँ फिजा में आज भी इन मट रोशनाई से लिखी थीं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास में मखसूस खामोशी थी। बाहर उतरती शाम की सरसराहटों में अंदर कागज़ पे कलम घसीटने की आवाज़ मद्धम हो रही थी। तमाम तलबा गौर से सुनते या सुनने की अदाकारी करते लेक्चरर की जानिब मुतवज्जे थे, जो लेक्चर का इख्तिताम करते हुए हस्बे आदत कह रही थी। मेरा ख्याल है कि मेरी इतनी लंबी तकरीर आप में से बहुत सौ की समझ में आ गई होगी, और अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो आप में से चंद एक की समझ में नहीं भी आई होगी। इसलिए वो चंद एक अभी या इम्तिहान से कबल मेरे पास फारिग वक्त में आकर अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लें, और अगर आपने ऐसा ना किया तो अपने रिज़ल्ट की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ आपके अपने कंधों पर होगी। राइट? नरमी से मुस्कुराकर कहती जुमर यूसुफ की आंखें पूरी क्लास पर मरकूज थीं और इस नरमी में भी रोब बिन्हा था। आधे कैचर में बंधे घुंघरियाले बाल, शफाफ जिल्द, नाक में सोने की बाली की तरह नथ, और हाँ, अभी आंखों के गिर्द 1-2 झुर्रियाँ भी ना पड़ती थीं। चंद एक तलबा तलबात ने हाथ बुलंद किए, कन्फ्यूजन क्लियर की। वो तहम्मुल से जवाब देती रही और ऐसा करते हुए उसकी निगाह हाल के एक एक चेहरे से गुजरती इस अजनबी शनासा की चेहरे पे ठहर सी गई। लबों पे मुहब्बम सी मुस्कुराहट वाला शख्स उस इवनिंग क्लास में 4 रोज़ से आ रहा था, और हर दफ़ा उसे देखकर लाशऊरी में कोई एहसास जागज़ियन होता था, जैसे वो उसे ही जैसे वो उसे कहीं देख चुकी है, मगर वो शऊर उसके चेहरे को किसी नाम के साथ फिट नहीं कर पा रहा था।
सो वो नज़र अंदाज करके क्लास बर्खास्त करने लगी। स्टूडेंट्स यके बाद दीगरे उठकर जाने लगे। जुमर ने मेज़ से अपनी चीज़ें समेटी, उनको तरतीब से बैग के मुख्तलिफ खानों में रखा, नफासत से फ़ाइल और किताबें जोड़ी, बैग कंधे से लटकाया और सर उठाया तो वो शख्स सामने खड़ा था। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो सर झुकाकर बैग की जिप बंद करते हुए बोली। मेज़ की चमकती सतह में उसका अक्स दिखाई दे रहा था। लंबा चौड़ा, काफ़ी स्मार्ट, 28-29 साल के लगभग, हल्की भूरी आंखों और छोटे कटे बालों वाला वो शख्स। मैं कर दूँ आपकी मदद, उसने नरमी से कहा, मगर लापरवाही का अंसर गालिब था। जुमर ने बेइख्तियार सर उठाकर देखा। सॉरी, मैं माइग्रेट होकर आया हूँ। उंगली से कान की लो मसलता, इधर उधर देखता वो कह रहा था। उसका अंदाज गुस्सा नहीं दिलाता था, वरना कोई ऐसे बात करता तो शायद उसके सर पे लग जाती। तो 4 दिन आप मुझे देखकर ज़रा हाथ से इशारा किया, ज़रा कन्फ्यूज्ड हैं। यू नो डेजा वीयू फीलिंग। जुमर ने बामुश्किल ताजुब छुपाया। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं अगर हम पहले मिल चुके हैं। अभी तक मेरे रजिस्टर में आपका नाम भी नहीं पहुंचा। शायद कई साल पहले, अब तो याद भी नहीं। फिर ज़रा से शाने उचकाए। जुमर भवें स्क्वेडे उसको देखती रही तो वो ज़रा सा मुस्कुराया। मैं फारिस गाजी हूँ, सादिका मामू। जुमर के लब भींचे, आबरू ढीले पड़े, लब ओ में सुकड़े। चेहरे पे पहले हैरत और फिर शर्मिंदगी उभरी। ओह आई एम सॉरी, मैंने वाकई नहीं पहचाना। मैं शायद आपसे मिली भी नहीं कभी। मगर आपको कैसे पता कि मैं शादी की? सिंपल, उसने कंधे झटके। शादी ने बताया था कि आप शाम में इधर पढ़ाती हैं और सुबह साउथ राना के चैम्बर में होती हैं। ओह, मगर उसने मुझे नहीं बताया। मेरा मतलब है आप शादी के वही मामू हैं ना जो? वो गड़बड़ा कर रुकी। जी वही जो सुतेला है। वो फिर ज़रा सा मुस्कुराया। जुमर के रुखसार गुलाबी हुए। नहीं, मेरा मतलब था जो आईबी में होते हैं और कहीं सिंध वगैरह में पोस्टेड थे, क्योंकि शादी के नैब वाले मामू से तो अक्सर मुलाकात हो जाती है। जी मैं कई साल से उधर था, इसी हफ्ते आया हूँ। क्लास तकरीबन खाली हो चुकी थी। वो दोनों साथ साथ बाहर निकले। राहदारी में एक सुतून के साथ खड़े होकर जुमर ने उसकी तरफ रुख करते पूछा, तो आप मेरी क्लास में कैसे? डोंट टेल मी, हमारी क्लास में आप किसी की जासूसी वासूसी करने आए हैं? इस बात पे फारिस हंस पड़ा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैं जासूस नहीं हूँ, जासूसों का डिपार्टमेंट अलग होता है। मैं यूँ हूँ जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हम मुख्तलिफ केसेस पे काम करते हैं। हाँ, इधर पढ़ने आया हूँ। वो गर्दन ज़रा झुका कर आदतन नाखून से कान रगड़ता कह रहा था, साथ में शायद वो च्युइंगम भी चबा रहा था। तो क्या नौकरी छोड़ दी? नौकरी के लिए ही तो पढ़ रहा हूँ। पहले ज़्यादा पढ़ नहीं सका था, छोटी पोस्ट पे भर्ती हुआ था। अब तरक्की तो मिलती रही है, मगर लॉ की डिग्री हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तरक्की के चांसेस बढ़ते हैं। फिर रुक कर जुमर का चेहरा जैसे जांचा। क्या आपके वालिद ने नहीं बताया कि किस तरह वो नौकरी और नौकरी से पहले मेरी मदद करते रहे थे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे इर्द गिर्द के लोगों को खामोश तोहफ़ों की आदत है शायद। जुमर ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। बुरे वक्तों में उन्होंने कर्ज दिया मुझे, एहसान था उनका। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है, शादी के सुतेले सॉरी छोटे मामू, आपकी अम्मी तो काफ़ी वेल ऑफ सी थी। मुझे बाकी आपकी फैमिली का ट्री बिल्कुल याद नहीं है। ये भी नुदरत भाभी ने शायद कभी जिक्र किया था। जी, औरंगज़ेब कारदार मेरे मामू, वो वेल ऑफ हैं। मेरी अम्मी नहीं। कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए सिवाय नसीहतों के। फिर से बेनियाजी से शाने उचकाकर हंसा। जुमर भी साथ ही हंस दे। फिर उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ओके फारिस, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको पढ़ाई या यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो आप मुझे हमेशा अप्रोच कर सकते हैं। अब तो मुलाकात होती रहेगी। वो अब रुखसत जा रही थी, मगर इससे पहले कि वो पलटती, फारिस ने उजलत में पुकारा, क्या आप हाशिम की शादी में आएंगी? जुमर जाते जाते वापस हुई, ना समझी से आबरू उठाए। सॉरी, हाशिम कौन? ओह, क्या नुसरत आपा ने नहीं बताया? मेरा कज़न हाशिम, उसकी अगले हफ्ते शादी है। उन्होंने शादी लोगों की पूरी फैमिली को बुलाया है, आप समेत। जुमर ने चंद लम्हे सोचा, फिर कंधे उछवा दिए। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती आपके कज़न को,
लेकिन अगर वो बुलाएंगे तो देखेंगे। फारस ने सर हिलाकर गोया जाने की इजाज़त दी। वो एक अलविदाई मुस्कुराहट के साथ मुड़ गई। फारस वहाँ खड़ा तब तक उसे देखता रहा जब तक वो राहदारी के दूसरे सिरे पे गुम ना हो गई। फिर एकदम चौंका और खफीफ सा होकर सर झटका। वो खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी अच्छी क्यों लग रही थी। शादी की पुप्पो थी शायद इसलिए। वो खुद को मुतमईन करके गैर मुतमईन करता वहाँ से पलट गया। मरहूम जुल्फ़िकार यूसुफ के घर में बातों का शोर, टीवी की आवाज़ और रात के खाने की महक हर सू फैली थी। लाउंज के 3 सीटर सोफे के एक किनारे पे बैठी जुमर दूसरे सिरे पे मौजूद नुसरत से कह रही थी, आप मुझे बता ही देती कि आपका भाई आ रहा है। मैं माइग्रेशन और दूसरे कागजी मामलात में उसकी मदद कर देती। बहुत मुश्किल हुई होगी उसे तो। बस उसकी अचानक पोस्टिंग हुई, इधर आया और घर खोला। वहीं अपने औरंगज़ेब मामू की एनेक्सी में रहता है। वो उसकी माँ के हिस्से में थी ना। आप जिक्र ही कर देती और तुम तो इधर आओ ज़रा। मेरा तो सारा बायोडेटा अपने मामू को दे दिया और मुझे आगाह भी नहीं किया। कितनी शर्मिंदगी होती मुझे अगर मैं उसको डांट देती। कमरे से निकलते सादी को खौफ की से पुकारा। वो सेब खा रहा था। खाते खाते कंधे ज़रा से उचकाए और मुस्कुराता हुआ सामने कुशन पे आ बैठा। सॉरी, मैं भूल गया था। और हाँ, उसने किसी कज़न की शादी का भी जिक्र किया था। जुमर ने याद करते हुए नुसरत को देखा। उन्होंने सर हिलाया। हाँ, हाशिम की शादी है अगले हफ्ते। कौन हाशिम? सादी ने सेब पे दांत काटते रुक कर पूछा। फारिस के मामू का बड़ा बेटा है। तुम लोग नहीं जानते, मैंने भी अरसा पहले देखा था। असल में जुमर, फारिस इधर होता जो नहीं है तो इससे जुड़े बहुत से लोगों का बच्चों से तारुफ नहीं है। खैर, अब तो वो आ गया है तो इस वजह से वो हमें भी बुलाएंगे। नुसरत बात करते हुए मुसलसल 6 साला सैम के हाथ पकड़ पकड़ कर उसको मेज़ की चीज़ उठाने से रोक रही थी और वो आदतन हर शय उठाकर फेंकना चाहता था। इस पे नज़र रखो, मैं ज़रा रोटी उतार लूँ। खाना खा कर जाना जुमर। सादी और उसे एक साथ मुखातिब करते वो उठी तो जुमर ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। ओहो, अम्मी मुंतज़िर होंगी, देर हो जाएगी। वैसे पका क्या है? मटर कीमा। नुसरत भी मुस्कुराई और सादी भी। अब पड़ गई ना पप्पो सोच में। सोचने वाली बात ही नहीं है। मुझे जल्दी जाना है तो यहाँ खा नहीं सकती, मगर पैक तो करवा सकती हूँ। नुसरत मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई तो वो सादी की तरफ मुतवज्जे हुई। स्कॉलरशिप के लिए नामों का ऐलान हो गया? मगर इसी हफ्ते होना है। फिर वो ज़रा मायूस हुआ। मुझे नहीं लगता मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं तो नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ। मुझसे बेहतर उम्मीदवार होंगे वहाँ, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सादी का चेहरा उम्मीद से चमका। अच्छा, आपको कैसे यकीन है? ये यकीन है, रियाजी का सवाल नहीं जो इसकी कोई लॉजिक भी हो। बस है तो है। उसने ज़रा से कंधे उचकाए। चलें, सब नाम लिखवाएं, हम पार्टी कर रहे हैं। अंदर से 13 साला हुलैन बोलती हुई आई। उसके माथे पे कटे हुए बाल गिरे थे, नाक पे चश्मा और लबों पे शर्मगीन मुस्कुराहट जो सिर्फ जुमर को देखकर आती थी। जुमर भी उसे देखकर मुस्कुराई। हुनैन ने एक फहरस्त सामने रखी और हाथ में पेन पकड़े बहुत समझदारी से ऐलान किया, सोमवार की शाम हम पार्टी करेंगे। मैं दही बल्ले लाऊंगी और सैम तुम बर्गर्स लाओगे। तहकुम से सैम से कहा। वो जल्दी जल्दी सर असबात में हिलाने लगा। सैम की चीज़ें हमेशा अम्मी लाती थीं और बब्बू आप? जुमर को देखकर पूछते उसकी आंखों में वही शर्मगीन मुस्कान फिर से झिलमिलाने लगी। मैं लजानिया लाऊंगी। और अम्मी आप? हुनैन ने ज़ोर से आवाज़ दी। किचन से आवाज़ वापस आई। मैं फ्रूट चाट लाऊंगी। इन सब ने सवालिया नज़रों से सादी को देखा तो वो एक गाल खुजाता हुआ बोला, मैं बर्तन लाऊंगा। हुनैन ने भवें नाराज़गी से भींची। फ़ौरन फूफो को पुकारा। फूफो, भाई को कहें ये समोसे लाएंगे। इतना कुछ तो है, पहले तुम वो तो खाओ कट्टो। कोई बहाना नहीं साथी, तुम समोसे लाओगे। जुमर ने मुस्कुराहट दबाकर उसे तंबीह की। वो मुंह में कुछ बड़बड़ा कर सर झटक कर रह गया। हुनैन के नाराज़ तासुरात नॉर्मल हुए। उसने बड़े जोश से साथी का नाम लिस्ट में लिख लिया, फिर बारी बारी सबसे साइन करवाए। तभी अम्मी ने पुकारा तो वो पप्पो का बॉक्स लेने किचन में भागी। जुमर ने पानी मांगा तो सादी भी पीछे ही गया।
زمر نے پرس سے سن گلاسز نکالے اور آہستہ سے صوفے کے نیچے کارپیٹ پہ رکھ دیے، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ندرت ڈبہ لے آئیں تو وہ سب اسے چھوڑنے دروازے تک آئے۔ حنین فوراً واپس آ کر لاؤنج کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ سعدی اور زمر کار کے پاس کھڑے تھے۔ زمر اندر بیٹھنے لگی، پھر کسی احساس کے تحت بیگ کھولا، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین چپ کی، پھر فوراً صوفے تک آئی، چیزیں ادھر ادھر کیں، اوپر نیچے دیکھا، گلاسز نیچے گرے پڑے تھے۔ اوہ پپو پھر بھول گئیں، فاتحانہ کوشش سے کہتی وہ اینک اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ زمر واپس آ رہی تھی، ادھر اس نے دروازہ کھولا، ادھر حنین نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ گلاسز والا ہاتھ بڑھایا۔